तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो कराने वाला हूँ ये आपका टी एस गढ़वाल का चैप्टर 4 है। और डी के गोयल में भी ये चैप्टर लगभग 4 में ही है, जिसमें प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो मैं आपके सामने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। ये डी के गोयल में टॉपिक है चैप्टर में, और इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद इस चैप्टर में है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और टी एस गढ़वाल में तो ये पूरा सेपरेट चैप्टर बना हुआ है चैप्टर नंबर 4 के नाम से। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है उसको आज हम समझने वाले हैं। आप एक सिंपल सी बात समझे। पहले तो अकाउंटिंग का तो मीनिंग आप जानते ही है, सिस्टमैटिक किसी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करना, दैट इज अकाउंटिंग। ये बात पता है आपको, है ना। और अकाउंटिंग करने के क्या मेथड्स है, कैसे रिकॉर्ड करा जाए उसके मेथड है हमारे, उसी को बेसिस बोलेंगे। तो अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसका बेसिस क्या है, उसका परफॉर्म करने का क्या तरीका है, वो हमारा बेसिस है और वो हमारे मेथड्स है। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे अकाउंटिंग को करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो सकती है और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो सकती है। और दोनों को मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा करना क्या। जैसे कि हमने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, परचेस्ड फर्नीचर, ठीक है, 20,000 रुपये का। अब 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। या तो मैंने पैसा दिया होगा, भाई मैंने खरीदा तो सामान का पैसा किसी को दिया। मान लो मैंने ये फर्नीचर, मेरा नाम है ए और जिसका नाम है बी, इसका मैंने इससे फर्नीचर खरीदा, इसने मुझे फर्नीचर दिया। तो या तो मैंने पैसा बी को दिया होगा, एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने पैसा नहीं दिया होगा, मैंने उधार में खरीदा होगा, जिसे बोलते हैं क्रेडिट, है ना। उधार में खरीदा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये भी हो सकता है मैंने कह दिया होगा कि देखो मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा, फ्यूचर में दे दूंगा, ये भी हो सकता है केस, है ना। और ये जो केस है कि अगर मैं कोई सामान को खरीदा और पैसा तुरंत दे दिया, तो ऐसे वाला जो केस है, ये जो अकाउंटिंग करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे सिर्फ कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। जब तक पैसे में डील नहीं होगा तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाएंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये देखते हैं कि सामान जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है किसी भी चीज की, उसमें पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पैसा आ रहा है और जा रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि इसमें मेन चीज क्या देखने वाले हैं, कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ और पे हुआ या नहीं हुआ। जब तक पैसा आएगा और जाएगा नहीं तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। ये आपको सिंपल बात समझनी है। एक्यूरल बेसिस क्या कहता है, वो कहता है देखो पैसा मिले या ना मिले, पैसा जाए ना जाए, अगर वो ट्रांजेक्शन हो गई है तो उसको रिकॉर्ड करना है। यानी कि क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन और कैश वाली ट्रांजेक्शन दोनों ही किस में रिकॉर्ड होगी, एक्यूरल बेसिस पे। एक्यूरल बेसिस क्या कहता है, पैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तब भी रिकॉर्ड करो। क्योंकि अगर मैंने फर्नीचर उससे खरीद लिया है, अब मैंने उसको पैसा दिया या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों रिकॉर्ड होगी। तो एक्यूरल बेसिस क्या कहता है, जिसमें कैश वाली भी रिकॉर्ड होगी और नॉन कैश वाली भी रिकॉर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरल बेसिस। और हम जनरली अकाउंटिंग में एक्यूरल बेसिस ही फॉलो करते हैं, कैश बेसिस जनरली फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। हमारा मान लो हमारा चल रहा है 2026 अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी इनकम होती है, और आपको पता होगा कि अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, कितना हो रहा है, वो कैसे निकलेगा। जब मैं ये देखूंगा कि मैंने कितनी इनकम कमाई और उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दूंगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, है ना। अब खर्चे कौन से रिकॉर्ड करने होते हैं, इनकम कौन से रिकॉर्ड करनी होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें कैश बेसिस अकाउंटिंग की, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग ये कहता है कि हमें खर्चे और इनकम रिकॉर्ड तब करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि जब पैसा आपको मिल रहा है
और या फिर आपने पैसा पे किया। इनकम के केस में पैसा आपको मिलता है, खर्चे के केस में आप पैसा देते हो। अब ये जो पैसा मिल रहा है, ये पे कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब ये पास्ट का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, और ये फ्यूचर का भी हो सकता है। क्योंकि इसने ये नहीं कहा कैश बेसिस अकाउंटिंग में कि ये पैसा मिले इस साल का। मान लो मुझे 2026 का निकालना है कि मैंने कितना इनकम कमाई, कितना मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, मुझे 2026 का निकालना है। तो अगर 2026 का निकालना है तो मुझे इनकम और खर्चे भी कौन से लेने पड़ेंगे, 2026 के लेने पड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग ये नहीं कहता। कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि आपको साल से मतलब है ही नहीं, आपको बस इससे मतलब है कि कोई अगर पैसा मिल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो, चाहे वो मान लो 2025 का क्यों ना हो, आपको रिकॉर्ड करना है। पिछले साल का है 2025, आज का है तब भी रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर का है तब भी रिकॉर्ड करना है। मान लो किसी ने पैसा दे दिया एडवांस में, देखो किसी ने पुराना पैसा दे दिया वो भी रिकॉर्ड करो, किसी ने फ्यूचर का पैसा दे दिया, वो कह रहा है कि मैं आपको 1000 रुपये एडवांस में दे रहा हूँ अगले साल के लिए, तब भी रिकॉर्ड करना है। तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग ये कहता है। समझ आ रही बात यहाँ तक? तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसमें दो, देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से खर्चे होते हैं या कौन कौन सी इनकम होती है। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसको मैंने पे नहीं करा, मतलब जो मेरे को पे करने थे और करा नहीं है, वो चीज़ें कैश बेसिस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। क्योंकि जब इसमें पैसा ही नहीं पे करा तो रिकॉर्ड कैसे होगा? क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है कि पैसा पे होना चाहिए या फिर मिलना चाहिए। लेकिन आउटस्टैंडिंग खर्चा कौन सा होता है कि ऐसा खर्चा जिसको मैंने पे नहीं करा बट करना था। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग खर्चा रिकॉर्ड नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि आपने एडवांस में खर्चा पे कर दिया, और एडवांस में खर्चा पे कर दिया तो रिकॉर्ड होता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, फ्यूचर का अगर कोई खर्चा पे कर दोगे तो कैश बेसिस अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड होगा, तो ये रिकॉर्ड होगा। तीसरी चीज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है कि इनकम कमा ली है आपने बट अभी मिलने की डेट नहीं आई है। जैसे कि आपने जनवरी में आपको इनकम मिलने वाली है लेकिन दिसंबर में कमा चुके हो, तो दिसंबर में वो इनकम एक्रूड इनकम बन जाएगी, लेकिन मिली नहीं है अभी तक। अच्छा मुझे बताओ, अगर मिली नहीं है इनकम तो इसमें रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग क्या कहता है कि पैसा मिलना चाहिए तभी रिकॉर्ड होगा। तो एक्रूड इनकम इसमें रिकॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं मिला। पैसा तो मिलेगा अभी। ये बात आपको समझ में आ गई है? चौथी चीज क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि कोई इनकम मिल गई एडवांस में, फ्यूचर की कोई इनकम आपको आज ही मिल गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें इस कैश अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अगर जो पैसा मिल गया चाहे वो फ्यूचर का हो चाहे पास्ट का हो, उससे मतलब है नहीं, तो ये रिकॉर्ड होगा। तो इसमें ये खामियां भी है। सबसे बड़ा कैश अकाउंटिंग में डिसएडवांटेज भी यही है, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में खर्चा होने के बाद उसे रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, बट इसमें आउटस्टैंडिंग खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। हमारी अकाउंटिंग में आपको सही प्रॉफिट अगर निकालना है तो फ्यूचर के खर्चे रिकॉर्ड या फ्यूचर की इनकम रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन इसमें देखो फ्यूचर के खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं, फ्यूचर की इनकम रिकॉर्ड हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे अकाउंटिंग में अगर कोई इनकम कमा ली उसको रिकॉर्ड करना होता है, बट इसमें रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए फिर हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग जनरली क्या होता है, उनके लिए होता है जो हमारी एनजीओज है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो ज़्यादातर चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मेथड सूटेबल है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, सही प्रॉफिट निकालना चाहता है, तो उसके लिए फिर कौन सा मेथड सूटेबल है? एक्यूरल। तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जनरली सारे अकाउंटेंट फॉलो करते हैं, और यही हम अकाउंटेंट फॉलो करते हैं, और यही हम जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो यही फॉलो करती है सिस्टम अकाउंटिंग का। ये यही कहता है कि जो हमारे करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है सिर्फ आपने, और रिकॉर्ड तब करना है जब वो हो गई है। पैसा मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, पैसा पे किया या नहीं पे किया इससे मतलब नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग खर्चे रिकॉर्ड हो गए जो उसमें नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसमें पैसा पे नहीं गया बट हो तो गया ना खर्चा। प्रीपेड खर्चा इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब रिकॉर्ड तो होगा लेकिन उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि क्योंकि ये अगले साल खर्चा है, हम तो करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई अगले साल का खर्चा अगर आपने पे कर दिया तो आपने उस खर्चों में से प्रीपेड खर्चा फिर माइनस कर देना होगा, क्योंकि हम सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूड इनकम इसमें रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इनकम मिली नहीं है बट मिलने वाली तो थी ना।
इनकम रसीड इन एडवांस हम माइनस कर देंगे क्योंकि अगले साल की इनकम है। इस साल अगर मैंने देखो रिकॉर्ड कर दिया तो हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब ये सिस्टम कहता है, और ये जनरली ज़्यादातर हर प्रिंसिपल हर बिजनेसमैन फॉलो करता है, क्योंकि मैं इससे हमारा करेक्ट प्रॉफिट देख सकता हूँ, क्योंकि मैं करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूँ इससे, क्योंकि मुझे सिर्फ करंट ईयर से मतलब है, पिछले साल अगले साल से मतलब नहीं है। वो सारे खर्चे इनकम हटा रहा हूँ मैं, इसलिए इससे प्रॉफिट निकलेगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें मैं ऐसे खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करो जो भले ही मिला ना हो बट हो तो गया ना। तो जैसे कि आप ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल को, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इनकम और खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, मतलब इनकम और खर्चे दे रखे हैं, और आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। बेसिकली आपको इनकम प्रॉफिट और लॉस निकालना है, कैश बेसिस अकाउंट है, एक्रूअल बेसिस। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड 1,60,000, एडवांस में पे कर दिया। ये कौन सा खर्चा होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंसिव नॉट येट पेड, जो पे नहीं करे, इसका मतलब ये कौन सा खर्चा है? आउटस्टैंडिंग। इनकम रिसीव हुई, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये इनकम रिसीव इन एडवांस होगी अगले साल की। इनकम नहीं मिली अभी तक, ये कौन सी है? एक्रूड इनकम। अगर मैं एक्रूअल बेसिस के हिसाब से चलो, पहले कैश बेसिस के हिसाब से चलते हैं, पहले कैश बेसिस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो हमारा प्रॉफिट लॉस कितना होगा? तो देखो अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चलूँ तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, इनकम में से खर्चे माइनस करने होते हैं, हाँ या ना? तभी तो पता कर सकते हो कि मैंने कितना नेट प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें कोई हम ये देखते हैं कि अगले साल की इनकम है, अगले साल के खर्चे नहीं देखते ना। आप सीधा देखो इनकम कितनी कमाई, तो क्या लिखा हुआ है? इनकम कितनी कमाई? इनकम रसीद 2,40,000, बस मुझे इससे मतलब है। अब उसमें कोई एडवांस में इनकम थी, उससे मतलब है ही नहीं। इनकम कितनी रसीद? 2,40,000, तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा 2,40,000। उसके बाद माइनस कर दो खर्चे कितने हुए, हमें कोई मतलब नहीं है वो खर्चे एडवांस है या कहीं पे। आप देखो खर्चे पेड कितने हैं? 1,60,000। अब उसमें वो कह रहे हैं नीचे कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इतना, मतलब इसके अंदर खर्चे एडवांस में भी थे, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि खर्चे पे होने चाहिए बस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,60,000, तो माइनस करूँगा तो उसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 80,000। क्या ये सही प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं, ये सही प्रॉफिट नहीं है, बट क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं एक्रूअल बेसिस के साथ चलूँ, तो अगर मैं एक्रूअल बेसिस के साथ चलता हूं तो मुझे सबसे पहले अपनी इनकम को ठीक करना होगा। कैसे? देखो इनकम जो आपको रिसीव हुई थी वो हुई थी 2,40,000, ये तो बात ठीक है। अब इसमें मुझे एक्रूड इनकम को प्लस करना होगा, क्योंकि चाहे इनकम मिली ना है बट कमा तो ली थी, और माइनस करना होगा जो इनकम आपको एडवांस में मिल गई, अगर वो इसके अंदर इंक्लूड थी तो। नहीं इंक्लूड है तो बढ़िया बात है, फिर तो माइनस नहीं करना। लेकिन अगर इंक्लूड लिखा हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल की होती है। तो देखो एक्रूड इनकम कौन सी है? जो इनकम नॉट येट रिसीव, वो है 24,000, तो हमें 24,000 को प्लस करना होगा इसके अंदर। और फिर हमें देखना है कि क्या इसमें एडवांस में इनकम को इंक्लूड थी, तो बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? इनकम रिसीव एडवांस और इंक्लूडेड इन 2,40,000। अगर ये वर्ड ना होता तब तो मैं माइनस करता ही ना, लेकिन यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 30,000 पे, क्योंकि इंक्लूड है। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस ये सब करूंगा तो हमारी एक्चुअल में जो इनकम कमाई, इस साल की जो इनकम है, वो इनकम कितनी कमाई है? वो एक्चुअल में इनकम मैंने कमाई है 2,34,000। माइनस इसको आप सोल्व करोगे तो इसको प्लस किया और इससे माइनस किया, 2,34,000 रुपये कमाया मैंने। ऐसे ही मुझे अपने खर्चों को भी ठीक करना पड़ेगा, जो मैंने खर्चे कमाए। आप देखो मैंने खर्चे टोटल किए थे 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 किए। फिर मैंने क्या बताया इसके अंदर? पहले आउटस्टैंडिंग खर्चे, जो खर्चे पे नहीं करे उसे प्लस करो, और जो प्रीपेड खर्चे हैं उसे माइनस करो। तो आप देखो ध्यान से, ये खर्चे मैंने नोट येट पेड, ये पे ही नहीं करे 20,000 रुपये, ये हमें प्लस करना होगा एक्रूअल बेसिस पे। और जो खर्चे मैंने एडवांस में पे कर दिए और वो लिखा हुआ है कि इसके अंदर इंक्लूड है, तब मुझे माइनस करना। अगर इंक्लूड वर्ड ना होता तो मैं माइनस करता ना, तो 40,000 पे हमें माइनस करना होगा। तो इसका मतलब 1,40,000 रुपये, इसका मतलब मेरे टोटल खर्चे थे। तो अगर मैं प्रॉफिट और लॉस निकालूँ तो इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे, तो एक्चुअल में इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो 94,000 हो रहा है। ठीक है, 94, इसका मतलब ये है सही प्रॉफिट। तो एक्रूअल बेसिस आपको सही प्रॉफिट और लॉस निकाल के देता है। तो अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ दोनों का,
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक्रूअल बेसिस पे कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होती है ट्रांजेक्शन, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप स्टार्टिंग में आपको। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब एक्रूअल बेसिस में ही इसका रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें प्रीपेड खर्चा एडजस्ट नहीं होता, एक्रूड इनकम तो रिकॉर्ड ही नहीं होती, ठीक है। मैंने वो बता दिया। इसमें सही प्रॉफिट लॉस निकलता है क्योंकि इसमें सारा कुछ रिकॉर्ड, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें सही प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते आप। टेक्निकल नॉलेज इसमें चाहिए होती है क्योंकि आपको बड़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कि देखना पड़ता है कि कौन सा प्रीपेड है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है। इसमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती। लीगल पोजीशन में एक्रूअल बेसिस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, कंपनीज एक्ट ने ये कह रखा है। लेकिन ये कोई भी कंपनीज एक्ट ने बता रखा है कैश बेसिस फॉलो करना है आपको। तो कंपनी जनरली एक्रूअल बेसिस फॉलो करती है। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूअल बेसिस ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें सही प्रॉफिट लॉस निकालते हैं हम, हमारी बैलेंस शीट भी सही बनती है, एसेट लायबिलिटी की पोजीशन भी। लेकिन इसमें आप सही नहीं दिखा सकते, आप सब कुछ सही एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ये ज़्यादा रिलायबल है, भरोसेमंद है। भरोसेमंद क्यों है? क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा। ये भरोसेमंद नहीं है क्योंकि सिर्फ इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ये सूटेबल कैश बेसिस कहाँ सूटेबल है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जनरली, और प्रोफेशनल जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, जो अपना काम कर रहे हैं सिर्फ, उनके लिए तो सूटेबल है। बट एक्रूअल बेसिस जनरली बिजनेसमैन के लिए, ओवरऑल बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, जो इसका बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।